हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसे हमने अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया और कॉस्ट अकाउंटिंग के अब तक 3 पार्ट में आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट समझा, जबकि सेकंड पार्ट में मैंने आपको कॉस्ट सीट के फॉर्मेट के बारे में बताया कि कैसे हम कॉस्ट सीट का फॉर्मेट बनाते हैं। और थर्ड पार्ट में आपने कॉस्ट सीट बनाने के ऊपर एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मटेरियल्स। हमारा सेकंड चैप्टर है मटेरियल्स, या इसे मटेरियल्स कंट्रोल भी कहते हैं। तो ये मटेरियल का चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमें बनाना है। प्रोडक्ट की कॉस्ट का सबसे इसेंशियल पार्ट होता है उसकी मटेरियल कॉस्ट। तो जब तक हमें मटेरियल का कंट्रोल, मटेरियल की अकाउंटिंग, मटेरियल का ऑडिट अच्छे से नहीं होगा, हम इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मटेरियल की पूरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल की कॉन्सेप्ट क्या है। मटेरियल वो चीज़ है जो प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट होता है, जिस पर लेबर काम करती है और जिसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर मटेरियल से मतलब हमारे रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग से है, रॉ मटेरियल के कंट्रोल से है। ठीक है। तो मटेरियल की प्रोसेस शुरू होने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले, फॉर proper operation of material control, following steps are taken। हमें समझना है मटेरियल कंट्रोल के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा परचेजिंग ऑफ मटेरियल। सबसे पहले परचेजिंग ऑफ मटेरियल। अब हमने मटेरियल तो परचेज कर लिया, ऑर्डर दे दिया है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है रिसीविंग द मटेरियल्स। अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसे लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। इसलिए पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपको रखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेज हमने मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया परचेज करने के लिए, जबकि सेकंड है यहाँ पर हमें मटेरियल का ऑर्डर जो प्लेस किया उसे रिसीव करना है। तो रिसीविंग द मटेरियल। अब मटेरियल आ चुका है तो हमें अगला काम क्या करना है? इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स। इंस्पेक्शन करना इसलिए जरूरी है कि क्या ये वही मटेरियल है जिसका हमने ऑर्डर दिया था, क्या ये मटेरियल उसी क्वालिटी में है जिस क्वालिटी का हमने ऑर्डर दिया था। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं, नेग्लिजेंस करते हैं, तो वहाँ पर इसकी कॉस्ट हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेल से चुकानी पड़ेगी। अगर लोअर क्वालिटी का मटेरियल आ गया और हमने ध्यान नहीं दिया, या लेसर क्वांटिटी में मटेरियल आ गया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये कॉस्ट किसको बियर करने पड़ेगी? एंटरप्रेन्योर मींस ओनर को। तो हमने इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन के बाद फोर्थ स्टेप आता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अब आपका जो मटेरियल आ गया, आपने इंस्पेक्शन करा लिया, उसका इंस्पेक्शन के बाद उस मटेरियल को क्या करेंगे? हम अपने स्टोर में रखवा देंगे। स्टोर में स्टोर कीपर होता है जो इसकी कंप्लीट अकाउंटिंग करता है कि कितना मटेरियल आया है।
स्टोरेज के बाद बात आती है फिफ्थ, इशुएंस ऑफ मटेरियल। इशुएंस ऑफ और इशू ऑफ मटेरियल, आप इशू ऑफ मटेरियल समझ लें। इशू ऑफ मटेरियल्स, इशू ऑफ मटेरियल का मतलब है कि स्टोर से मटेरियल इशू किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में। तो इशू ऑफ मटेरियल। एंड सिक्स्थ स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग द मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, साथ ही साथ हमें यह जानना जरूरी है कि जो मटेरियल का ऑर्डर हमने दिया था यहाँ पर वही मटेरियल आया है, जितना हमने इशू किया उसके बाद उतना ही वहाँ पर हमारे फैक्ट्री में पहुँचा है। अब यहाँ पर सेवेंथ स्टेप आता है स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट का मतलब है कि क्या हमारे गोडाउन, हमारे स्टोर में जितना मटेरियल इशू किया गया उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितना बचना चाहिए, क्या एक्चुअल में उतना स्टॉक हमारे पास बच रहा है। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना ये मटेरियल कंट्रोल के लिए जरूरी है। तो ये तो है वो ऑपरेशन, वो स्टेप्स जो हमें मटेरियल कंट्रोल के लिए समझना जरूरी है। अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले परचेजिंग ऑफ मटेरियल से, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अगर नोट कर लिया है और नहीं नोट किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक एक स्टेप इन्हें समझाऊंगा। तो हम आज अभी स्टार्ट करते हैं परचेजिंग ऑफ मटेरियल। अब परचेजिंग ऑफ मटेरियल को समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करता हूं ताकि आपके माइंड में इसकी एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट बन सके, ठीक है। देखिए, मैं कुछ सर्कल बना रहा हूं और उन सर्कल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट की। आप देखिए 5 तरीके के मैंने सर्कल बनाए। ये सर्कल आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ये बुक से नहीं है बल्कि ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट हैं जो वो आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए, ये सर्कल है जिसका नाम है स्टोर। तो स्टोर में क्या रखा जाता है? रॉ मटेरियल। इस सर्कल का नाम है स्टोर। स्टोर में क्या रखा जाता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो स्टोर में रखा जाता है वो कहां भेजते हैं हम? तो ये मटेरियल यहां से इशू किया जाता है यहां पर। ये क्या है? ये फैक्ट्री है जहां पे क्या होता है? प्रोडक्शन। तो स्टोर से मटेरियल इशू किया जाता है प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस होती है। उस प्रोडक्शन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट आउटपुट की फॉर्म में तैयार हो जाता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम भेज देते हैं गोडाउन। जहां पे क्या रखा जाता है? फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। अब बात आती है कि स्टोर से तो फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल इशू करते हैं, यहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, यहां वर्क मैनेजर बैठता है जो अपनी गाइडेंस में अपने सुपरवाइजर्स को सुपरवाइज करता है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनना है, किस मॉडल या डिजाइन का प्रोडक्ट बनना है, कितनी क्वांटिटी में बनना है।
सुपरवाइजर्स वर्कर को सुपरवाइज करते हैं, बताते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होना है। और जब माल हमारा बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ फैक्ट्री से जो आउटपुट भेजा जाता है वो कहाँ भेजा जाता है? गोडाउन में। गोडाउन से फिर मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है। अब ये स्टोर में स्टोर कीपर बैठता है जिसकी जिम्मेदारी है कि मटेरियल कंट्रोल करना। मटेरियल कंट्रोल का मतलब कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल उसमें से इशू कर दिया गया और कितना मटेरियल हमारे पास बचा है। स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी स्टॉक आउट की कंडीशन फेस ना करना पड़े, कभी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हमें फेस ना करना पड़े। तो जब कभी भी स्टोर कीपर को लगता है कि मटेरियल हमारे पास कम होने लगा तो वो परचेज रिक्विजिशन तैयार करता है। और परचेज रिक्विजिशन मीन्स कि उसे कितने मटेरियल की डिमांड है, कौन सा मटेरियल कम हो रहा है, वो इसकी इंफॉर्मेशन देता है इधर, जो कि क्या है? ये है आपका परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट जहां पर पूरी एक एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है। किस चीज के लिए? कि जब स्टोर कीपर ने अपनी रिक्विजिशन भेजा, रिक्वायरमेंट भेजा कि मटेरियल कम हो रहा है और आप ऑर्डर दे दें, मटेरियल मंगवा लें, तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन तैयार करके कहाँ भेजता है ऑर्डर? ये है मार्केट। बट कस्टमर की मार्केट नहीं, ये है मार्केट ऑफ सप्लायर्स, जहां पर बहुत सारे सप्लायर बैठे हुए हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ये बहुत सारे सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल बैठे हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन तैयार करके, परचेज रिक्विजिशन क्या है? एक फॉर्मेट है जिसमें हमें क्या क्या मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए, अगर उसका कोई स्पेसिफिकेशन हमें देना है तो वो भी हम परचेज रिक्विजिशन में तैयार करते हैं। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन तैयार करके परचेज डिपार्टमेंट उस परचेज रिक्विजिशन की कई सारी कॉपीज भेजता है उन सभी सप्लायर के पास। चाहिए तो हमें एक ही तरीके का मटेरियल, बट हमने ए के पास भी भेजा, बी के पास भी भेजा, सी के पास भी भेजा, डी के पास भी भेजा, इन सारे सप्लायर्स के पास हमने अपनी परचेज रिक्विजिशन भेज दिया। इतने लोगों के पास क्यों भेजा? हमें सबसे मटेरियल नहीं परचेज करना, बट हमें सभी से कोटेशन इनवाइट करना है। कोटेशन का मतलब कि ये लोग, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये किस प्राइस पर हमें गुड्स अवेलेबल कराएंगे, क्या इनकी डिलीवरी की सर्विसेज एंड टर्म्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने परचेज रिक्विजिशन एक ही तैयार किया, बट उसकी सेवरल कॉपीज तैयार करके अलग अलग सप्लायर्स के पास भेज दिया। ठीक है, अब सप्लायर्स उस परचेज रिक्विजिशन को स्टडी करेंगे। अगर उनके स्टॉक में वो मटेरियल है, उस क्वालिटी उस डिस्क्रिप्शन का है जैसा कि परचेज डिपार्टमेंट ने लिखा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी कोटेशन फिल करके, उस कोटेशन का रिप्लाई फिल करके वो भेज देंगे परचेज डिपार्टमेंट में, जिसमें सप्लायर्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि क्या हम ये गुड्स हमारे पास है, हम सप्लाई कर पाएंगे, क्या हमारा वो रेट होगा जिस रेट पर हम सप्लाई करेंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होंगी, डिलीवरी हमारी तरफ से मीन सप्लायर की तरफ से फ्री होगी या ये डिलीवरी के चार्ज भी चार्ज करेंगे। तो डिफरेंट, क्योंकि मार्केट पे अगर कंपटीशन है तो सप्लायर अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिलीवरी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है सप्लायर की मर्जी पे। ठीक है, तो जब इन्होंने अपनी प्राइस, अपने टर्म्स एंड कंडीशन भेज दिए परचेज डिपार्टमेंट के पास, अब परचेज डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उन सारे ही जितने भी हमारे पास लेटर आए हैं, रिप्लाईज आई हैं, उन्हें एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसमें ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा सप्लायर हमारे लिए बेस्ट है, कौन हमें लोअर प्राइस क्योट कर रहा है, क्वालिटी बेस्ट दे रहा है, और साथ ही साथ टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि अगर अननेसेसरी किसी सप्लायर से माल आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इससे हमें स्टॉक आउट की कंडीशन फेस करना पड़ सकता है, हमारा मटेरियल ख़त्म हो सकता है। तो हमें ये भी देखना है कि कौन टाइम भी कम लगा रहा है, प्राइस भी कम लगा रहा है, क्वालिटी बेस्ट दे रहा है, डिलीवरी की सर्विसेज अच्छी दे रहा है। जो भी इनमें से बेस्ट सर्विसेज हमें दे रहा है उसके पास हम अपना फाइनल परचेज ऑर्डर भेज देंगे। ठीक है, तो मान लो हमने मिस्टर ए को सेलेक्ट किया कि मिस्टर ए का जो
रिप्लाई है वो हमारे लिए रीजनेबल है। तो हमने परचेज ऑर्डर अब बनाकर भेजना है मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए वहां से जब इन्हें हमारा परचेज ऑर्डर मिलेगा वो गुड्स की असेंबली कराएंगे, पैकिंग कराएंगे और उसके बाद वो माल भेज देंगे। बट माल वो परचेज डिपार्टमेंट नहीं भेजेंगे, वो माल कहाँ आएगा, वो माल आएगा हमारे स्टोर में। तो यहाँ पर अभी जो मैंने अभी स्टेप्स लिखवाए थे, इंस्पेक्शन, कि जब मटेरियल सप्लायर से आएगा तो स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मटेरियल का इंस्पेक्शन करे कि क्या वो उतना क्वांटिटी में है जितना ऑर्डर दिया था, क्या ये मटेरियल उसी क्वालिटी का है जो ऑर्डर दिया था। अगर वो चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो स्टोर कीपर उस मटेरियल को स्टोर में रखवा देता है। तो ये एक ओवरव्यू है जिससे आपके माइंड में इसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ आ सके। अब यहाँ पर हमें कुछ लेवल्स डिसाइड करने होते हैं ताकि हम प्रॉपर अकाउंटिंग और कंट्रोल कर सकें। तो लेवल्स को समझाने के लिए मैं आपको एक इमेजिनरी मेजरमेंट रॉड बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एक इमेजिनरी मेजरमेंट रॉड है। जैसे आप देखो कि कपड़े के शॉप है जहाँ पे कपड़े बेचते हैं तो उनके पास एक मेजरमेंट रॉड होती है, मीटर। अगर मान लो लिक्विड है किसी ड्रम के अंदर, उसमें कितना लिक्विड है मेजर करने के लिए एक मेजरिंग रॉड होती है, ठीक है। ऐसे ही एक ये इमेजिनरी रॉड मैंने बनाई जो कि रियल में नहीं एग्जिस्ट करती, बट ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें हम अपने कुछ लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट लेवल डिसाइड किया, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब कि हमें अपने स्टोर में मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना है। मैक्सिमम स्टॉक डिसाइड करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। मान लीजिए हमारी एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट का है, तो अगर 10,000 यूनिट हम चाहें तो वन टाइम में परचेज कर सकते हैं। वन टाइम में 10,000 यूनिट परचेज करने का केवल दो ही फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा कि बल्क क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से आपको प्राइस कम क्योट कर सकता है सप्लायर। दूसरा, वन टाइम में बल्क क्वांटिटी मंगवाने से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होती है। बट जहां पर दो एडवांटेज हैं वहीं पर डिसएडवांटेज उससे भी ज़्यादा है। डिसएडवांटेज क्या कि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक मेंटेन करने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक रखने के लिए आपको बड़े स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका रेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, नंबर एक। नंबर टू, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मटेरियल ज़्यादा रखा है तो रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ बाय फायर, आपके आग लगने या चोरी होने का डर है, या मटेरियल खराब हो जाने का डर है। साथ ही साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपके वो खर्चे बढ़ गए। तीसरा, आपने बल्क क्वांटिटी में परचेज किया तो बल्क क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ दिन बाद मटेरियल के प्राइस डाउन हो जाए और आपने तो ज़्यादा मटेरियल परचेज कर लिया था, वन टाइम पूरे साल का एनुअल मटेरियल परचेज कर लिया था ज़्यादा कॉस्ट पे, तो आपकी कॉस्ट भी वहाँ पर ब्लॉक हो गई। इसलिए बहुत सोच समझकर एक्सपर्ट डिसीजन लेते हैं कि हमें अपने स्टोर में मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना है। तो मैक्सिमम स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको इससे पहले मैं कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मान लीजिए हमने ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल और यहाँ पे एक फोर्थ लेवल बना लिया। सेकंड लेवल मान लो हमने 700 यूनिट्स पर सेट कर दिया, इसे नाम हमने दिया रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब वो लेवल जहां पर अगर हमारा मटेरियल मैक्सिमम से घटकर रीऑर्डर लेवल पर आ गया है तो हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है। क्योंकि आप देखिए ऑर्डर प्लेस करने पर कितना टाइम कंज्यूम होता है। पहले हमने यहां से परचेज डिपार्टमेंट में भेजा, फिर परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज रिक्विजिशन भेजा, फिर वहां से रिप्लाई आए, फिर रिप्लाई के बाद फाइनल परचेज ऑर्डर दिया गया, फिर गुड्स की पैकिंग हुई, फिर गुड्स आए। इस प्रोसेस में अराउंड 10 to 15 डेज और कई बार तो 1 मंथ लग जाता है। बट क्या उस 1 मंथ के दौरान आपका प्रोडक्शन स्टॉप होता है? बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन स्टॉप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इसलिए हमें जरूरी है कि हमने 700 यूनिट सेट कर दिया कि जैसे ही हमारा घटकर 700 यूनिट्स आ जाएगा हम एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि आउटफ्लो गुड्स का कंटिन्यू होता है, प्रोडक्शन के लिए माल कंटिन्यूअसली इशू होता रहता है। ठीक है, इससे नीचे आते ही हमने एक और ऑर्डर अपना सेट किया, एक लेवल, जिसे नाम दिया मिनिमम लेवल। कई जगह इसे सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम लेवल, और कुछ जगह तो मिनिमम लेवल को डेंजर लेवल भी बोलते हैं कुछ इंडस्ट्रीज में। बट कुछ इंडस्ट्रीज डेंजर लेवल अपना अलग मेंटेन करते हैं। लाइक मान लो हमने सेट कर लिया कि 200 यूनिट्स जब घटकर आ जाएगी तो वो हमारा डेंजर लेवल है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेंजर मीन्स खतरे का निशान। कई बार आप सुनते हैं न्यूज में कि जमुना में पानी खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया। ऐसे यहाँ हमारा मटेरियल का लेवल खतरे के निशान से अगर नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये केवल नाम के लिए नहीं है बल्कि इनकी एक प्रॉपर मेजरमेंट है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें अपने बिजनेस में मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कैसे फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम लेवल का यहां पे लिखता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से ऊपर है, इसलिए सबसे पहले रीऑर्डर लेवल प्लस आपने जो क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है उसे कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, ध्यान ये देना है कि हमने ऑर्डर जितना हमारे पास इतना तो पहले से है, साथ ही एक ऑर्डर भी दिया है। बस सेम टाइम पे ये नहीं भूलना कि हमारा कंजम्पशन भी शुरू है। तो यहां पर हमें कुछ माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसे हम एक ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन क्या है, मिनिमम कंजम्पशन मीन्स एक पर्टिकुलर डे में कितनी यूनिट हमारी कंज्यूम होती है, वो मिनिमम कंजम्पशन है। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का मतलब कि जब भी हम सप्लायर से पूछते हैं कि आपका रीऑर्डर, आपका डिलीवरी टाइम कितना है, या फिर परचेज डिपार्टमेंट को पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि हमें एक ऑर्डर, या स्टोर कीपर की बात करें, स्टोर कीपर को भी ये पता है कि एक ऑर्डर देने के बाद लगभग ऑन एन एवरेज कितने दिन में हमारा मटेरियल आ जाता है। मान लो उसे पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि 10 से 15 दिन लगते हैं, 10 से 15 दिन लगते हैं। तो अगर आप देखें कि 10 से 15 दिन का टाइम लगता है फ्रेश डिलीवरी आने में, तो ये 10 दिन क्या है मिनिमम, की कम से कम तो 10 दिन लगेंगे। तो ये 10 डेज हम यहाँ पर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लेंगे। ये हमारा मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि 15 दिन में तो आ ही जाता है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, रीऑर्डर लेवल जो कि यहाँ नीचे हमारा सेट है, प्लस आपने एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस किया उसे रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इन दोनों का सम करके माइनस कर देना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है हमारा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल कैसे फाइंड करना है, रीऑर्डर लेवल कैसे फाइंड करना है उसका भी एक फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है,
अब मैक्सिमम कंजप्शन, जैसे हमारा डेली कंजप्शन मान लो 100 से लेकर 150 यूनिट के बीच होता है, मीन्स कम से कम 100 यूनिट तो पर डे कंज्यूम होती है, जबकि मैक्सिमम 150 यूनिट भी कंज्यूम हो सकती है। तो मिनिमम कंजम्पशन तो हमारा कितना हुआ 100 यूनिट, बट मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 150 यूनिट कंज्यूम हो सकती है। तो इस फॉर्मूले में रीऑर्डर लेवल निकालते समय मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो सकता है वो लेंगे, और हमें मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, हमें गुड्स की डिलीवरी रिसीव करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है 15 डेज, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं तीसरा लेवल हमारा मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम लेवल अगर हम देखें तो रीऑर्डर लेवल के नीचे आता है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले तो रीऑर्डर लेवल लेना है, रीऑर्डर लेवल से नीचे आता है, इसलिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, रीऑर्डर लेवल। फिर इसमें से माइनस करना है ब्रैकेट के अंदर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब यहां पर देखिए, इसमें हमने मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लिया, इसमें मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लिया, बट यहां पर एवरेज कंजम्पशन लेना है। एवरेज कंजम्पशन का मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन, लिख देता हूं यहां पर, एवरेज कंजम्पशन का मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2। आप मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन का सम कर लें और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। ऐसे एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी सिमिलरली हम फाइंड करेंगे। कैसे कि मैक्सिमम डेज प्लस मिनिमम डेज डिवाइड बाय 2, तो इससे आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा। ठीक है। अब अगला लेवल है डेंजर लेवल। ये डेंजर लेवल सभी बुकों में नहीं मिलता, कुछ ही बुकों में दे रखा है कि डेंजर लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन, नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन को आप एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन भी कह सकते हैं, जो हमने एवरेज कंजम्पशन निकाला। तो नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू इमरजेंसी परचेज। अब ये डेंजर लेवल क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारा देखो जो मटेरियल का स्टॉक लेवल है वो बहुत ही नीचे पहुंच चुका, बहुत ही डाउन में पहुंच चुका है कि अब यहाँ 1 से 2 दिन का केवल मटेरियल बचा है प्रोडक्शन के लिए। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, अब हमें मटेरियल मार्केट से आने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे पास नियर बाई जो कोई भी सप्लायर है, नियर बाई सप्लायर से इमरजेंसी परचेज कर लेना चाहिए, ताकि हमें स्टॉक आउट की कंडीशन फेस ना करना पड़े। ठीक है। तो ये तो हुए लेवल्स ऑफ मटेरियल, इतना आप नोट कर लें। फिर उसके बाद में आपको इन पर बेस्ड पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, रीऑर्डर क्वांटिटी।
ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, उसके बाद मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूं। कई बुकों में एवरेज कंजम्पशन की जगह एवरेज स्टॉक लेवल यूज किया गया है, तो आप एवरेज स्टॉक लेवल भी लिख सकते हैं इसे। और जब एवरेज स्टॉक वर्ड यूज करेंगे तो मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल दोनों का एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 2। और कुछ बुकों में एक और मेथड यूज किया गया है, मीन्स एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का एक और तरीका है। वो क्या है? मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। आप इस तरीके से भी एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं और अगली कॉन्सेप्ट पे आता हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी पे। आप नोट कर ले, मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आती है रीऑर्डर क्वांटिटी की, जिसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे EOQ भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो इसे रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो कैसे फाइंड करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये वो ऑर्डर साइज है जो हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। छोटा ऑर्डर प्लेस किया, एक्सपेंसिव हो सकता है। बट एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए जो हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिक हो। मोस्ट इकोनॉमिक का मतलब जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो सबसे सस्ता पड़े ऑर्डर साइज। वो ऑर्डर साइज हमें फाइंड करना है। मीन्स हम मंगवाने को 1000 यूनिट इकट्ठे मंगवा लें, और चाहे तो हम बहुत लेसर क्वांटिटी मंगवाएं, बट एक ऐसा कौन सा ऑर्डर साइज हम अपने बिजनेस में रखें जो हमारे लिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सके। उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। टू UP अपॉन में S। 2UP अपॉन में S, इन सब के बीच में प्रोडक्ट है। अब यहां पर समझना है UP और S का मतलब क्या है। वेयर U स्टैंड फॉर एनुअल कंजम्पशन, या एनुअल यूसेज। हमारा एक साल में कितनी यूनिट का कंजम्पशन होता है, उस एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन आप कह सकते हो। ठीक है। सेकंड है P स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर।
एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितनी कॉस्ट आती है। आप कहोगे सर इसमें कॉस्ट कौन सी आ सकती है। अभी आपने देखा स्टोर कीपर, परचेज डिपार्टमेंट, दो जगह के लोग इस पर काम कर रहे हैं। परचेज डिपार्टमेंट में पूरी टीम इसी चीज़ पर काम कर रही है। उनकी जो सैलरी है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कुरियर का खर्चा, ये सारी कॉस्ट जोड़कर बनती है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। कि एक ऑर्डर को कंप्लीटली प्लेस करके डिलीवरी रिसीव करने में जितना कॉस्ट आती है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, या फिर इसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट है एस, स्टैंड फॉर स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इसे स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट या मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो यू का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, पूरे साल में हमारा कितना एनुअल कंज्यूम होना है, एनुअल डिमांड कितनी है। पी का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितना खर्चा आता है। और एस स्टैंड फॉर स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कहते हैं कि हमें मटेरियल को अपने स्टोर करने में कितना खर्चा आता है। तो ये तीनों एब्रीविएशंस का मतलब आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड बताता हूँ, फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर बेस्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा है फैक्ट्री रिक्वायर्स 1500 यूनिट्स ऑफ एन आइटम पर मंथ। किसी फैक्ट्री को 1500 यूनिट्स की जरूरत होती है पर मंथ। ईच कॉस्टिंग ₹27 पर यूनिट, और हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी है 27 रुपीज पर यूनिट। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹150। एक ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो 150 है। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस वर्क आउट टू 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो लिखा है कि फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो कैसे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले फाइंड करना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2UP/S, ठीक है। तो सबसे पहले 2U का मतलब एनुअल कंजम्पशन। आपको देखो यहाँ मंथली पर मंथ कंजम्पशन दिया हुआ 1500 यूनिट्स। तो अगर एनुअल कंजम्पशन चाहिए तो 1500 इंटू 12 कर देंगे तो एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा। फिर इंटू पी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट आती है 150। तो आप 150 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2U एनुअल कंजम्पशन, P कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अपॉन में S क्या है, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, जो कि 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री है। तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है 27 रुपीज। तो 27 रुपीज का 20% ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इंटू ये हो गया आपका 18,000 इंटू 150 डिवाइड बाय
इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 का 20% 5.4। अब इसे सॉल्व करके आता है 2 इंटू 18,000 इंटू 150, जो कि आया 54 लाख डिवाइड बाय 5.4। तो ये आया हमारा 54 डिवाइड बाय 5.4 10 लाख। और इसे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 1000। तो ये 1000 यूनिट्स, ये हमने क्या फाइंड किया है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मीन्स अगर हमारी भले ही पूरे साल की रिक्वायरमेंट 18,000 यूनिट है, बट अगर एक बार में हम 1000 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो इससे हमारी सबसे लीस्ट कॉस्ट आएगी, इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, हमें एक साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज इक्वल टू, एंड हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 18,000 यूनिट्स की है, और एक बार में आप 1000 यूनिट्स की डिमांड करते हो, तो 1000 यूनिट से डिवाइड कर दो एनुअल कंजम्पशन को, तो आ जाएगा 18 ऑर्डर्स। इसका मतलब हमें एक साल में टोटल 18 ऑर्डर्स 1000 यूनिट्स के देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर बेस्ड मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दी। अब एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको ये सारे लेवल्स निकालने बताता हूं कि कैसे हमें मैक्सिमम, रीऑर्डर, मिनिमम और डेंजर लेवल फाइंड करना है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लें। इधर का कर लिया होगा आपने। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिससे हम सभी तरीके के लेवल्स निकालने, फाइंड करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हमें लेवल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है, फिर मिनिमम लेवल फाइंड करना है, फिर मैक्सिमम लेवल फाइंड करना है, फिर एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड करना है, और एट लास्ट डेंजर लेवल फाइंड करना है। तो सारे 5 के 5 लेवल हमें फाइंड करना है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें सबसे पहले रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ कंजम्पशन हमें दिया हुआ है कि मिनिमम 250 केजी पर वीक। हमारा वीकली कंजम्पशन 250 केजी है, जबकि नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन आपका 400 केजी पर वीक है। फिर रीऑर्डर पीरियड हमारा मिनिमम 3 वीक्स है, मीन्स कम से कम 3 हफ्ते तो हमें लगते ही हैं एक डिलीवरी गेट करने में गुड्स की। मैक्सिमम 7 वीक्स भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। एंड फॉर इमरजेंसी परचेज 2 वीक्स, और अगर इमरजेंसी में हमें परचेज करना पड़े तो मिनिमम 2 वीक्स तब भी लगते हैं। आपको क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे रखा है, जिसे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हो, 200 केजी। तो क्वेश्चन में एक पॉइंट मिसिंग था, वो है मैक्सिमम कंजम्पशन। हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन भी पता होना चाहिए,
मिनिमम पता है 250 kg, नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन 400 kg और मैक्सिमम कंजम्पशन 750 पर kg पर वीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमें सारे लेवल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट है आपका रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब वो ऑर्डर लेवल जब हमें एक नया ऑर्डर मार्केट में प्लेस कर देना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल कैसे फाइंड करते हैं, अभी आपको फॉर्मूले में बताया था। रीऑर्डर लेवल के लिए कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो दो चीजें चाहिए हमें और दोनों ही चीजें क्वेश्चन में हमें गिवन है, बस हमें वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा 750 kg है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आप देखें तो ये रहा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 7 वीक्स। तो हमारा मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कितना आया, 750 इंटू 7, 5250 kg। ये 5250 kg हमारा रीऑर्डर लेवल है जिस पर हमें मार्केट में नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। फिर पूछा गया कि मिनिमम लेवल बताइए। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम लेवल किसके नीचे आता है, रीऑर्डर लेवल के नीचे, इसलिए रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो आप देखो कि रीऑर्डर लेवल हमारा कितना आया, रीऑर्डर लेवल आया 5250 kg। तो 5250 kg माइनस नॉर्मल कंजम्पशन हमारा कितना है, देखिए 400 kg। तो 400 kg इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाई 2। तो 3 + 7 कितना हुआ, 3 + 7 10 डिवाइड बाई 2। तो 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5 वीक्स। तो यहाँ पर आप 5 वीक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा मिनिमम लेवल। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके आया 2000, आप इसमें से लेस कर दोगे तो 3250 kg। 3250 kg आपका मिनिमम लेवल है। ठीक है, इसके बाद तो हमारा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज रीऑर्डर पीरियड की जगह नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, नॉर्मल, तो आप सबसे पहले नॉर्मल का यूज करें। और क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 4 वीक्स, तो आप यहाँ पे 4 वीक्स लेंगे सीधे। और अगर ये 4 वीक्स ना दे रखा हो तब फिर आप एवरेज रीऑर्डर पीरियड का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर इसे आप लेस कर दें तो ये आ जाएगा 1600 लेस करेंगे तो 3650 kg। ये आपका आ गया मिनिमम लेवल। इसके बाद आगे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल। थर्ड, मैक्सिमम लेवल। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ये रीऑर्डर लेवल से ऊपर आता है, इसलिए सबसे पहले रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल हमारा आया था 5250 kg प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2000 kg माइनस मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन हमारा कितना है 250 kg इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3 वीक्स। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका, सॉल्व करके छह 6500 kg। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम लेवल, जिसके बाद हमें फाइंड करना एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले आपको बताए थे। पहला फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमारा मैक्सिमम लेवल आया है 6500 kg प्लस मिनिमम लेवल आया 3650 kg डिवाइड बाय 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। फाइव 5075 kg ये आपका आया एवरेज स्टॉक लेवल। जबकि इसका एक और तरीका है, वो भी समझ लें, वो है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इससे आपका डिफरेंट आंसर आएगा। ध्यान रखना है दोनों से आंसर सेम नहीं आएंगे, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं, दोनों से वैल्यू भी अलग आएगी। तो मिनिमम लेवल हमारा आया था, मिनिमम लेवल आया था 3650 kg प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 2000 kg। तो ये हो गया 4650 kg। ठीक है, और लास्ट है डेंजर लेवल हमें फाइंड करना है। तो डेंजर लेवल का क्या तरीका होता है फाइंड करने का, तो नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन। डेंजर लेवल यहां से करता हूं,
नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन into lead time for emergency purchase. लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी परचेज में हमें 2 घंटे 2 हफ्ते का टाइम लगता है और नॉर्मल रेट ऑफ कंजप्शन आपका 400 kg है। आप वैल्यू पुट कर दें 400 kg, 400 kg इंटू 2 वीक्स, तो आ जाएगा 800 kg। तो इस तरीके से आपने सारे लेवल्स मटेरियल के निकालने सीख लिए। अब ज़रूरत है कि इसकी प्रैक्टिस की, इसके बहुत सारे और क्वेश्चन करना है, उनमें क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की वर्डिंग हो सकती है, तो आप डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, और साथ ही आपका बेल आइकन जरूर प्रेस करें, उसमें ऑल ऑप्शन को आप क्लिक करें, सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर टॉपिक पर डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपका और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आपकी जैसी भी कमेंट है, आपको अच्छा लगा या अगर आप कुछ और भी चाहते हैं इसमें, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।